कभी आपने गौर किया है कि जब आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हैं तो उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। हमारा जीवन भी इसी तरह से है। जीवन की धारा भले ही उल्टी बहे, लेकिन आपको अपने उत्साह, अपने जोश को ठंडा नहीं पड़ने देना है। उस समय हमें याद रखना है कि मैं एक मोमबत्ती की तरह हूँ। मुझे हर परिस्थितियों में रोशन रहना है और कहते रहना है, लव यू जिंदगी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमृता चौरसिया। कहते हैं अगर आपका पेट सही तो सब कुछ सही। हमारे शरीर की सेहत हमारे पेट की सेहत पर निर्भर करती है, लेकिन आज हर दूसरा शख्स पेट की समस्या से परेशान है। ऐसी ही एक कॉमन समस्या है कॉन्स्टिपेशन। क्या योग इस समस्या को दूर कर सकता है? जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट योग फॉर कॉन्स्टिपेशन। नमस्कार, मैं अमृता शर्मा, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। आज का विषय है कब्ज अर्थात कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन आज की एक आम समस्या है। 10 में से 3 व्यक्ति को ये समस्या हो ही जाती है। इसका मुख्य कारण है तनाव, अनियमित जीवन शैली तथा आहार विहार की गड़बड़ी। इसके साथ साथ ही समय पर ना सोना और समय पर ना जगना। इसके प्रबंधन के लिए कुछ योगासन और प्राणायाम की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत है। आइए करें योगाभ्यास। पहला अभ्यास ताड़ासन। समस्थिति में खड़े हों। अब अपने पैरों में 2 से 2.5 इंच का अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। कंधे के स्तर तक लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेलियों को पलटें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर उठाएं। कोहनियां कान के साथ। अब धीरे से एड़ी को ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। ताड़ासन का अभ्यास आपकी पेट की मांसपेशियों को सशक्त करता है, आंतों को लचीला बनाने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। भुजाओं को वापस लाएं। और विश्राम करें। जिन्हें एंकल इंजरी हो, पैरों में दर्द की समस्या हो, हाई बीपी की समस्या हो, एड़ी ना उठाएं। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन। श्वास भरते हुए एक बार पुनः दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेलियां पलटें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। कोहनियों को कान के साथ लगाएं और श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को दाईं ओर झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहरा जाए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह अभ्यास कमर की मांसपेशियों को लचीला बनाने में सहायक है, कब्ज के प्रबंधन में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं।
एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर को दाईं ओर झुकाएं। ध्यान दें कोहनियां कान के साथ लगी हों। श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं और श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों भुजाओं को वापस ले आएं। और विश्राम करें। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। धीरे से आंखें खोलें। अपने पैरों में कंधे के जितना अंतर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने की ओर से कंधे के स्तर तक ऊपर उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को कमर के साथ दाईं ओर घुमा दें। दाईं भुजा सीधी, बाईं कोहनी मुड़ी हुई हो और दाएं हाथ के अंगूठे की ओर देखें। ध्यान रखें जंघा सामने की ओर। कमर में खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में वापस आएं। अब श्वास छोड़ते हुए कमर को बाईं ओर घुमा जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह अभ्यास कब्ज के प्रबंधन में सहायक है। आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंप्रूव करता है। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को पूर्व स्थिति में ले आएं और विश्राम करें। जिन्हें गर्दन में दर्द की समस्या हो या हाई बीपी की समस्या हो, वह इस अभ्यास को सावधानी से करें। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पीठ के बल लेट जाएं। पवन मुक्तासन के अभ्यास के लिए दोनों टांगों को मिलाएं। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठाएं। अपने घुटनों को मोड़ें। अब हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ लें। अपने घुटनों को छाती के समीप लाएं। श्वास छोड़ें। गर्दन उठाएं और नासिका को दोनों घुटनों के बीच लाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए गर्दन को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को वापस ले आएं। और विश्राम करें। पवन मुक्तासन आपकी अपान वायु को संतुलित करके कब्ज के प्रबंधन में सहायक है। पवन मुक्तासन आपकी अपान वायु को संतुलित करता है, कब्ज के प्रबंधन में सहायक है। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। अब अपने बाईं ओर करवट लें। और हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। अगला अभ्यास कपालभाति। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं।
कमर गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। अब लंबा गहरा श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर ले जाएं। केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान दें, श्वास लेने पर ध्यान ना दें। अपनी छाती और कंधे वाले भाग को स्थिर रखते हुए 10 आवृत्तियां कर जाएं। और विश्राम। इसी प्रकार 10 आवृत्तियां और दोहरा जाएं। जिन्हें हाई बीपी की समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, जिनकी रीसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, वह इस अभ्यास को ना करें। कपालभाति का अभ्यास कब्ज के प्रबंधन में सहायक है। और विश्राम करें। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपनी जिह्वा को ट्यूबनुमा आकृति बनाते हुए बाहर निकालें। अब जिह्वा द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। श्वास लेने के पश्चात जिह्वा को अंदर की ओर वापस ले जाएं और नासिका से पूरा श्वास बाहर। इस अभ्यास को 5 बार और दोहरा जाएं। शीतली प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है, कब्ज के प्रबंधन में सहायक है। ध्यान दें, इस अभ्यास को सर्दियों के मौसम में ना करें। और विश्राम करें। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। यह योगाभ्यास कब्ज के प्रबंधन में सहायक है। धन्यवाद। आपके पेट की सेहत कैसी है, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा भोजन करते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सही डाइट उसे क्योर करने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। देखिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या में कैसा होना चाहिए आपका डाइट प्लान। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन पे, कब्ज पे। लोगों को आजकल बड़ी दिक्कतें हो रही है कॉन्स्टिपेशन को लेके, और समझ नहीं आता है कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो रहा है कौन सा सही तरीका है, रेमेडीज है जो हम अपने लिए चूज कर सकते हैं ताकि हमको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल जाए। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको स्टूल पॉटी ढंग से नहीं आती है, कई बारी स्टूल पास करने में दर्द होता है, कई बारी खून भी निकलता है और कई बारी उससे पाइल्स और फिशर तक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो रहा है तो ध्यान रखिए कुछ बातों का। आपको अपनी लाइफस्टाइल का, अपने खान पीने का खासकर ध्यान रखना है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में फॉलो करनी है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सबसे पहले पानी का आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। दिन में से अगर आप 4 से 5 ग्लास पीते हैं तो अब आपको 10 से 11 ग्लास पानी पीना है। चाहे आप उसको गुनगुना पीजिए, अगर हो सके घड़े का पानी ले सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अदरक वाली चाय का सेवन कर सकते हैं, बिकॉज जो अदरक वाली चाय होती है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है।
तीसरी चीज जिसका आप ध्यान रख सकते हैं कि आपको अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक बढ़ाना है। बिल्कुल फाइबर, जैसे कि आप उसके अंदर पपीता खा सकते हैं, आप उसमें आप प्याज अपने सैलेड में ले सकते हैं। और चौथी चीज जो आपको अपने किचन में से मिलेगी, कहते हैं ना कोविड ने तो हमें सिखा ही दिया है कि जो हमारी रसोई है वो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। तो उसके अंदर से आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। बिल्कुल, जो गार्लिक होता है, लहसुन होता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुआ है। तो लहसुन को आपको किस तरीके से लेना है, सुबह आपको लहसुन की 2 कलियां पानी से सटक लेनी है और सोने से पहले डिनर के बाद 2 कलियां आपको पानी से सटक लेनी है। और आप देखेंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत निजात मिलेगा। और अगर आपका कॉन्स्टिपेशन काफी पुराना हो गया है और आपको स्टूल पास करने में बहुत दर्द हो रहा है, तो एक हमारी नेचुरल रेमेडी होती है जो होती है सेना पाउडर। बिल्कुल आपने सही सुना, सेना पाउडर। ये कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, ज्यादा महंगा भी नहीं होता। तो सुबह सोने से पहले आधा चम्मच सेना पाउडर का आप पानी के साथ इसका सेवन कीजिए और आप देखेंगे चाहे आपका कितना भी पुराना कब्ज है, आपका कब्ज चला जाएगा। बट हमें सेना पाउडर के साथ ये ध्यान रखना है, सेना पाउडर को आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन तक ले सकते हैं और उसके बाद आपको 15 दिन सेना पाउडर नहीं लेना है और फिर आप उसको रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर ज्यादा आप सेना पाउडर लेंगे तो आपकी किडनी को भी हार्म हो सकता है। तो खाने में क्या ध्यान रख सकते हैं, देखिए आपको खाने के अंदर आपको पपीते का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, आप केले का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जितनी हो सके हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा लें। हरी सब्जियां ही नहीं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप सुबह आलू से भरी हुई रोटी ले सकते हैं, लंच के बाद आलू से भरी हुई आप रोटी ले सकते हैं, या फिर शाम को उबले आलू की चाट भी ले सकते हैं। बट जब मैं चाट की बात कर रही हूं तो आपको कोई उसको डीप फ्राई करके नहीं लेना है। जैसे उबले हुए आलू होते हैं, उसमें से थोड़ा प्याज डाल लिया, थोड़ा सा उसके अंदर अदरक डाल लिया, थोड़ा सा उसमें लहसुन डाल लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा टमाटर डाल लिया, इस तरीके से आप उसकी चाट ले सकते हैं। बिकॉज आलू भी आपके पेट के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आप चावल का भी सेवन कर सकते हैं, बिकॉज जो चावल होता है वो आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो चावल भी आप लंच या डिनर में ले सकते हैं और उसको दाल के साथ लीजिए। देखिए, और कौन सी गलती जो हम कॉन्स्टिपेशन के दौरान करते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पीने लग जाते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सेस में फाइबर खाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फाइबर इंटेक कीजिए, प्रोबायोटिक खाना खाइए, बट उसकी भी मात्रा का आप ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आपको पपीता लेना है तो 1 से 2 बाउल लीजिए, केला लेना है तो 1 से 2 केले लीजिए। कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो केलों के शेक पीने लग जाते हैं, जिसके अंदर वो दूध ले रहे हैं, केला ले रहे हैं, सफेद चीनी डाल रहे हैं, और दूध और चीनी से आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है और फिर वो बाद में पाइल्स या फिशर भी बन सकता है। तो केले को फ्रूट की तरह लीजिए। और उसके अलावा आप खाने में एक बड़ी ही मैजिकल चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी सब्जी तैयार हो जाए तो अनियन, जो आपका प्याज होता है, उसका पाउडर मिलता है, या आप उस पाउडर को घर में बना सकते हैं। तो आधा चम्मच अपनी सब्जी में ऊपर से डाल लीजिए और आप देखेंगे आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपके घर में बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको भी अदरक की थोड़ी थोड़ी सी चाय दे सकते हैं। बच्चों की डाइट में केलों को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को आप मांड भी दे सकते हैं, जैसे मांड का बना हुआ सूप दे सकते हैं, मांड से गूंदा हुआ आटा दे सकते हैं। और बच्चों की डाइट में चावल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, ताकि बच्चों को भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उनको भी उससे निजात मिले। सकारात्मक सोचना या ना सोचना हमारे मन के नियंत्रण में है और हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। अगर हम अपने मन से नियंत्रण को हटा लेंगे तो मन तो अपनी मर्जी करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे मन में नकारात्मक पेड़ उगाए हैं। जरूरत पड़े तो दूसरों से सलाह भी ले और कभी कभी दूसरों की सलाह से भी निराशा दूर हो जाती है। इसलिए मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आपके लिए मेंटल हेल्थ से जुड़ी हमारी एक्सपर्ट की सलाह।
आज हम बात कर रहे हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स की। विभिन्न विभिन्न तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया और बिंज ईटिंग। वो बचपन से लेके अडल्टहुड तक हम उससे सफ़र कर सकते हैं और मोस्टली ये बचपन से ही शुरू होते हैं हमारे पुअर बॉडी इमेज को लेके, जहाँ हम बच्चे को कहते रहते हैं कि देख तू कितना मोटा हो गया है, या देख तेरा कंधे कितने चौड़े हैं, या बेटी से कहेंगे तेरा पेट कितना बाहर निकल रहा है। बच्चे बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको हम गाइड नहीं करते कि कैसे अच्छी डाइट लें या कैसे अच्छा व्यायाम करें, बल्कि सारा टाइम उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं और टोकते हैं। और स्पेशली तब टोकते हैं जब कोई हमारे घर में कोई मिलने आता है, कोई रिलेटिव मिलने आ जाता है, कोई दोस्त मिलने आ जाता है, और हम कहते हैं देखो कितना ये मोटा हो गया है, इस लड़की को देखो बिल्कुल ध्यान नहीं रखती अपना, दिन पे दिन मोटी होती जा रही है। कई बच्चे वो चीज़ बहुत दिल पे ले लेते हैं और फिर वो इस जो हम कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, जो एक तरह की मानसिक बीमारी, इमोशनल बीमारी है, जहाँ पे बच्चे एनोरेक्सिया नर्वोसा में बिल्कुल खाना खाना बंद कर देते हैं। अपने वज़न से जो होना चाहिए उनका नॉर्मल, जैसे 50 होना चाहिए, तो बिल्कुल 32-33 kgs पे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि तब भी वो बहुत मोटे हैं। वो बिल्कुल नहीं खाते, पानी पे ही रहेंगे और सारा टाइम वो एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, ओवर एक्सरसाइज करेंगे पतले होने को। अगर आप उन्हें समझाएं भी कि आप अब बहुत पतले हो गए, ज़रूरत नहीं है, उनको तब भी यकीन नहीं आएगा। तो अगर वो सोशली भी जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम तभी सोशली एक्सेप्ट होंगे अगर हम पतले होंगे, और ये मोस्टली घर से शुरू होता है, जहाँ हम घर से ही उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं। या कोई बड़े होते हैं जिनकी बात हमें बहुत घर जाती है, जैसे कोई बुआ है, ताई है, दादी दादा जो भी हैं, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चों की सोसाइटी घर ही होता है और वहीं पे हमें उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स ज़्यादातर महिलाओं में देखे गए हैं और बच्चियों में देखे गए हैं बनिस्बत पुरुषों में या लड़कों में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा महिलाओं को जज करते हैं उनकी बॉडी के साथ। तो ये ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही जेंडर न्यूट्रलिटी लेके आएँ जहाँ तक बॉडी इमेज का सवाल है। आप इतना नहीं किसी को रोकते टोकते। अगर आप किसी लड़के को या किसी पुरुष को देखते हैं कि वो वेट से ज़्यादा है, बट लड़कियों को और औरतों को हम बहुत ज़्यादा टोकते हैं, और क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनको फिर सोशल एंजाइटी भी हो जाती है। उन्हें लगता है कि बाहर भी सब उनकी बॉडी देख रहे होंगे, और कई बार ऐसे बच्चे और महिला अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं एडजस्ट कर पाते, कोई जॉब नहीं ले पाते, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा टाइम लोग हमें ही देख रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मानसिक उनकी तकलीफ़ समझें, इमोशनल तकलीफ़ समझें। अगर कोई बच्ची या कोई महिला अपनी वेट से ज़्यादा है और ओबेसिटी आपको लग रही है या लगता है वज़न बहुत ज़्यादा है, तो उसे आप किसी ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलाइए, किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलाइए, और घर का खाने पीने का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज का ध्यान रखिए, और प्लीज़ उनको क्रिटिसाइज़ मत करिए, सारा टाइम उनको रोकें और टोकें मत खाना खाने के लिए भी। बुलिमिया तब होता है जब बच्चे खाना खाने के बाद उल्टियाँ करनी शुरू कर देते हैं उसे निकालने के लिए, जैसे उन पे वज़न ना हो जाए। और ये अडल्टहुड में भी होता है, जब आप उल्टियाँ करते हैं, कहीं पार्टी पे चले जाएंगे, फिर एकदम देखेंगे कि वो इंसान दिखाई नहीं दे रहा, वो बाथरूम में जाके उस खाने को बाहर निकालता है, और वो फोर्स्ड जिसे कहते हैं वॉमिटिंग, उंगली मुंह में डाल के होती है। ये सब बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस और आपकी अपने ऊपर वर्थ ना फील करना से एसोसिएटेड है। और एक ये भी होता है बिंज ईटिंग, जहाँ पे इतनी रोक टोक होती है घर में, किसी भी एज ग्रुप में इतनी रोक टोक होती है कि आप फिर चोरी चुप के खाना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं फ्रिज में कुछ भी पड़ा है, जाके आप खाना शुरू कर देंगे। आप देख रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा, फिर आप जाके छुप छुप के खाएंगे। तो बिंज ईटिंग होती है, और आप जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। चाहे हो सकता है पूरे हफ्ते आप कुछ ना खाएं, आप बिल्कुल मीठा ना टच करें, और एक दिन बैठ के जितनी मिठाई है, जितने चॉकलेट है, सारे खा जाएं। तो इसको भी एक्सेसिव ईटिंग जो हम कहते हैं। सो ये तीनों चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमें अपना वज़न नॉर्मल अपने हाइट की तरह रखना है, जिससे हम हेल्दी स्वस्थ फील कर सकें। तो अगर ये कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर बच्चे में आ रहा है, या एडोलेसेंट में आ रहा है, या अडल्ट में आ रहा है, तो ज़रूरी है हम किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। अगर आपके पास कोई भी सवाल ईटिंग डिसऑर्डर से हो, तो आप ज़रूर सनसेट टीवी के सोशल हैंडल्स पे जा सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है,
और वहाँ मेरे से सवाल पूछ सकते हैं और मैं उनका जवाब दे सकती हूँ आपको। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जिंदगी अच्छा वक्त तभी देती है जब हम अपनी जिंदगी को सुधारने का वक्त देते हैं। दरअसल जिंदगी एक लंबा सफर है और इस सफर को बेहतरीन बनाना है तो थोड़ा अपने लिए चलिए, थोड़ा अपनों के लिए चलिए और खुली बाहों के साथ जिंदगी से कहते रहिए, लव यू जिंदगी।